व्हेन ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम सम हाइट, किसी हाइट से एक ऑब्जेक्ट को छोड़ा गया है, एग्जैक्टली आफ्टर 1 सेकंड, 1 सेकंड के बाद अनदर ऑब्जेक्ट इज रिलीज, एक दूसरा ऑब्जेक्ट छोड़ा जाता है फ्रॉम द सेम हाइट, उसी हाइट से। द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली आफ्टर 2 सेकंड ऑफ द रिलीज ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, जो दूसरा ऑब्जेक्ट छोड़ा है उसके 2 सेकंड के बाद उनकी भी डिस्टेंस बताइए। ये मान लो कोई हाइट, जैसे हम यहाँ मानते हैं ये ग्राउंड है, तो पहला ऑब्जेक्ट छोड़ा, पहला ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पर आ गया, इसके 1 सेकंड के बाद ये दूसरा ऑब्जेक्ट छोड़ा है, तो मेरा दूसरे ऑब्जेक्ट के 2 सेकंड के बाद इनके बीच गैप क्या होगा ये बताना हमें। तो टाइम, अब देखो टाइम एक्चुअली में होता क्या है, हम इनिशियल से लेते हैं, तो पहला बॉल छोड़ा, 1 सेकंड बाद दूसरा छोड़ा, अब दूसरे बॉल को छोड़े हुए जब 2 सेकंड हो गया, ठीक है, तब बताना है। तो जब दूसरी बॉल को 2 सेकंड हो गया तो पहली बॉल कितना चली होगी, 3 सेकंड के लिए, है नहीं है। तो यहाँ पर फ्री फॉल मोशन है, तो हाइट देखें हाफ जी टी स्क्वायर होता है, तो हाफ जी यहाँ जाएगा 3 स्क्वायर बाई एच इज इक्वल टू रहता है हाफ जी टी स्क्वायर। फिर दूसरे देखेंगे एच टू इज इक्वल टू हाफ जी, इधर आएगा 2, तो यहाँ का गैप बताना है डेल्टा एच, H1 माइनस H2, हाफ जी को कॉमन ले लेंगे, ये लिख रखा है 3 स्क्वायर, ये लिख रखा है 2 स्क्वायर, जी की वैल्यू 10, 10/2 करेंगे 5, या 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5, वैल्यू आ जाएगी 25 मीटर। अब इसमें 9.8 लिख रखा है, तो 25 से थोड़ा कम हो जाएगा, तो 24.5 मीटर, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। तो टाइम फॉर फर्स्ट बॉल 3 सेकंड हो जाएगा, और दूसरी बॉल के लिए रहेगा जा करके, वो कह ही रहा है 2 सेकंड। इसी में इसी में बता दो, तीन देख लेते हैं कौन सा नंबर है, 6, पेज नंबर 35, 6 कह रहे हो ना। प्रोजेक्टाइल मोशन का है, पेज 35। हम लोग कह रहे हैं कि पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम द with velocity u make an angle theta with the horizontal at any instant, its velocity v is at right angle to initial velocity u, then v। मान पहले बनाते हैं क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये देखो ऐसे रहा, ये वेलोसिटी u थी, एंगल थीटा था, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखें कितना रहेगा u cos थीटा। अब कह रहा कुछ समय बाद किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी v जो है हो जा रही है, बदल जाती है वेलोसिटी, तो हमसे कह रहा है कि उसमें जो u है और v आपस में एक दूसरे कैसे हो जा रहे हैं, परपेंडिकुलर हो जा रहे हैं, तो v की वैल्यू बताइए। अब देखिए अगर इसको हम देखें, ये ऐसे पहुंचे जा करके, अब इसके परपेंडिकुलर मतलब यहाँ कहीं हम देखते हैं, कहीं भी देखने आने का तरीका ये रहता है, मान लीजिए यहाँ पर देखा ये वेलोसिटी इधर v है, इसमें क्या रहा है कि परपेंडिकुलर रहेगा, तो ऑप्शन v की वैल्यू क्या होगी ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। अब इसको चेक करते हैं कि भाई ऐसी क्या कंडीशन हम इसका कंपोनेंट निकालें जिससे ये दूसरे की क्या निकले, परपेंडिकुलर जाकर के u और v में से कुछ रिलेशन निकले, हम बात यार एंगल भी तो आना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे अगर किसी का इंस्टेंट पर हम देखें, तो जैसे हॉरिजॉन्टल से हमने कहा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहता था, सेम रहता था, तो यहाँ पर हमने कहा भाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये इधर तो u cos थीटा ही रहेगा, ठीक है। अब ये अगर एंगल थीटा इधर दिख रहा है, तो इसके हम देखेंगे इधर जैसे v रहेगा, भाई इधर जो भी एंगल आ रहा होगा वो इधर आके इधर क्या रहेगा v sin थीटा। हालांकि तो इन दोनों में हमें देखना है, तो कहीं देखिए जैसे ये हॉरिजॉन्टल इधर आ, वर्टिकल ये वैल्यू इधर पहुंच रही जा करके, तो हम यहाँ पर देखेंगे भाई v sin थीटा इक्वल टू किसके है, u cos थीटा के, तो v निकालना है हम लोगों को, तो u cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या होता है cot थीटा, तो ये आ जाएगा u cot थीटा, पहली बात।
दूसरा हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए तो हमने जैसे डायग्राम साफ ऐसे समझा भाई कहाँ पर ऐसे क्या हो सकता है। दूसरा ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई भी एंगल, जैसे यहाँ पर हम कहते हैं चलो वेलोसिटी ये v हो जा रही है, यहाँ से कोई एंगल रखा जाता है, तो अब u से ये परपेंडिकुलर हो रहा है, तो u से परपेंडिकुलर हो रहा है, यहाँ से देखें तो यहाँ से 90 हो रहा है, बेस कितना 90 प्लस थीटा होगा, ये तो आएगा भाई। जब u यहाँ पर किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर पहुंच गए जा करके, लेकिन अगर एंगल हम बेस से निकालना चाहें तो 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पर देखेंगे तो इससे हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पर ये रहेगा u cos थीटा, अब बेस के साथ निकाल रहे हैं मतलब हॉरिजॉन्टल निकाल रहे हैं, तो v cos ऑफ 90 प्लस थीटा, और cos ऑफ 90 प्लस थीटा होता है sin थीटा, तो ये यहाँ पर किया हम लोगों ने u cos थीटा, यहाँ v sin थीटा, फिर वही देखो किया v इक्वल टू कितना आ गया u cos थीटा। किसी भी तरीके से कर लो, तो सीधे ध्यान रखेंगे एक बार ऐसे पूछ दिया था, कुछ नहीं रहता, मुझसे बताइए अगर वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाए तो वेलोसिटी क्या रहेगी, तो v इक्वल टू u cos थीटा। भाई उसने कहा है कि भाई किसी इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जा रही है, तो वेलोसिटी बताइए, तो इनिशियल वेलोसिटी u यही है ना, ठीक है, ये इधर हो गया, तो हम लेना क्या चाहते हैं, हमें पता है हॉरिजॉन्टल तो कांस्टेंट रहता है, तो इसके साथ परपेंडिकुलर हो रहा है 90 हो रहा है, तो ये एंगल थीटा और बेस से जुड़ेगा ना, तो यहाँ से अगर बेस से एंगल देखें कितना 90 प्लस थीटा, और इसी बराबर कर रहे हैं हम, तो बराबर कर रहे हैं तो ये क्या रहेगा cos, तो u cos थीटा था, इसी बराबर v cos करना चाहते हैं, लेकिन इसका एंगल कितना है 90 प्लस थीटा, और cos ऑफ 90 प्लस थीटा होता है sin थीटा, ये वैल्यू होगी v sin थीटा, तो v इक्वल टू आ गया u cos थीटा। हो गया 38। Then a stone is thrown vertically upward from the top of a tower with height with a velocity u। एक कोई टावर है, u वेलोसिटी से ऊपर तरफ फेंका गया, and it reaches the ground with velocity 3u। ठीक है, जब नीचे की तरफ आ रही है तो ये वेलोसिटी कितनी आ रही है 3u से, तो ये यहाँ से जैसे ऐसे आया, जब यहाँ पर टकराया जाएगा करके v इक्वल टू कितनी जा रही है 3। द हाइट ऑफ द टावर, s की वैल्यू बताइए क्या रहेगी, तो यहाँ देखिए जब नीचे की तरफ आता है तो एक्सेलरेशन जो लगता है वो क्या रहता है g, मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, हमसे क्या पूछ रहा है डिस्टेंस। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और डिस्टेंस में किस इक्वेशन में रिलेशन आता है, थर्ड, यही होता है ना, तो यहाँ पर देखो थर्ड इक्वेशन लगाएंगे हम लोग, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब ये हम लोगों को पढ़ रखा था कि ये देखो जब ऐसे उसी लेवल में आती है तो वेलोसिटी क्या रहती है, सेम रहती है ना, देखो s वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे, एक्सेलरेशन डायरेक्शन नीचे, सब वैल्यू किस में रहेगी प्लस में, ठीक है ना, इतने से कोई मतलब नहीं निकला अपना, तो v की वैल्यू 3u दे रखा है, तो यहाँ हम रखेंगे 3u का होल स्क्वायर, ये रखा u स्क्वायर 2g, इधर क्या हो गया h, यहाँ हम लोग पाएंगे ये रहेगा 9u स्क्वायर, इधर u स्क्वायर प्लस 2gh, इस 9u स्क्वायर में u स्क्वायर माइनस करेंगे कितना बचेगा 8u स्क्वायर 2gh, तो 8 इज इक्वल टू आ रहा है 8u स्क्वायर अपॉन 2g, मतलब कितना हो गया 4u स्क्वायर अपॉन g, ऑप्शन सेकंड। इसमें कह रहा है a stone is dropped from a bridge and it reaches the ground in 4 seconds, the height of the bridge बताइए क्या रहेगी, तो क्या आ जाएगा, किसी ब्रिज से इसको ड्रॉप किया गया है, तो ड्रॉप मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, तो हाइट जो रहती जाकर वो क्या लिखते थे हाफ gt स्क्वायर, तो आप अब ऑप्शन देख के लग रहा है 9.8 लिया गया, तो हम कैलकुलेशन के साथ रख देते हैं, कोई अपना ज्यादा आंसर नहीं पड़ेगा 10, और यहाँ रखा हम लोगों ने 4 का होल स्क्वायर, इसे कट किया 5 हो गया, यहाँ कितना आएगा 16, ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए 80 मीटर के आसपास आ जाएगा, इससे थोड़ा कम रहेगा 9.8 लिया गया, देखिए ऑप्शन निकलेगा 78.4 मीटर हो जाएगा।
Two bodies of different masses MA and MB are dropped from two different heights A and B. The ratio of times taken by two to drop through these distances. देखिए अभी लिखा है टाइम का फॉर्मूला, तो टाइम इज इक्वल टू जो आता है वो कितना रहता है 2h/g। इसमें मास तो कहीं नहीं आता है, ठीक है। तो पहले तो मास पे इंडिपेंडेंट रहेगी, मास को उसने लिख रखा है ma और mb, उसको हटा दीजिए, केवल किस पे डिपेंड करेगा, हाइट पे। तो यहाँ देखेंगे टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा हाइट, तो यहाँ आएगा देखो T1/T2, इधर ही आएगा H1/S2। H1 वैल्यू इधर रखी है, इसकी वैल्यू इधर रखी है, तो √A/√B, थर्ड ऑप्शन। ठीक, 41 कह रहा है कि बॉडी थ्रोन अप विद फाइनाइट स्पीड इज कॉट बैक आफ्टर 4 सेकंड। कुछ स्पीड से उसे फेंका गया है और 4 सेकंड बाद वापस उसे पकड़ लिया जा रहा है। तो स्पीड बताइए कितने रहा होगा, तो 4 सेकंड बाद वापस पकड़ लिया जा रहा, तो एक तरफ का टाइम कितना रहा होगा 2 सेकंड, यही है ना। पर एक तरफ का टाइम 2 सेकंड रहा होगा, तो इसमें हम पढ़े थे P रहता है U/G। ये देखो 2 सेकंड आ जाता है, U की वैल्यू निकालिए, G की वैल्यू 10 रख देते हैं, तो U कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड। 42. A stone is thrown vertically upward with an initial velocity 30 meter per second. The time taken for the stone to rise to its maximum height. तो maximum height in terms of speed क्या आता था, u²/2g। जैसे कुछ फॉर्मूले हैं आपको, जैसे एक तरफ का जितने समय बाद वेलोसिटी 0 हो जाती थी आता था, हाइट की वैल्यू आती थी u²/3g, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन आती थी √2g, ये रहता था। तो वेलोसिटी दे रखी, हाइट पूछ रहा है, तो h इक्वल टू कितना होगा u²/2g। u की वैल्यू दे रखी है हम लोगों को 30 मीटर पर सेकंड, तो 30 का मतलब होगा 30 × 30 × 2, g की वैल्यू 10, ये इससे कट गया, ये इससे आ गया 15, 15 × 3 कितना हो गया 45 मीटर। पूछ क्या रहा, कहाँ गया, The time taken on stone to reach maximum height, तो टाइम पूछ रहा है, तो टाइम की वैल्यू क्या देगी, t = u/g। u की वैल्यू दे रखी 30, g की वैल्यू रख देते हैं 10। अब ऑप्शन से ये पता चल रहा है, चलो इसे 10 रखते हैं, तो ये वैल्यू आएगी 3 सेकंड। अब देखिए यहाँ पर जैसे 3 सेकंड कहीं पर भी नहीं दे रहा है, ऑप्शन में कहीं नहीं लिखा है, मतलब अगर यहाँ पर वैल्यू हम कम करें 9.8 रखते हैं तो 3 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, तो 3 से लिटिल बिट मोर, ऑप्शन एक ही लग रखा 3.06, ठीक है ना। तो ऑप्शन अगर हाइट डाटा कितनी पड़ रहा है, दिया रहा है कितने टाइम पे मैक्सिमम हाइट पहुंच रहा है, तो 3 सेकंड या 3.9.8 रखेंगे 3.06 हो जाएगा। A body is thrown upward and reaches its maximum height. मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है, एट दैट पोजीशन, जब मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, यही मतलब होता है मैक्सिमम हाइट मतलब वो वहां पर वेलोसिटी 0 होगी। तो इस वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन कितना रहता है g के बराबर। तो वहां पे पढ़ा था कि वेलोसिटी 0 होती है लेकिन एक्सेलरेशन नॉट 0 होता है, वो कांस्टेंट रहता है। तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा वेलोसिटी 0 एंड एक्सेलरेशन इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 44 में क्या कह रहा है, टू ट्रेन्स ईच ऑफ लेंथ 50 मीटर आर अप्रोचिंग ईच अदर ऑन पैरेलल रेल्स। एक दूसरे की तरफ आ रही है, उनकी लंबाई कितनी दे रखी है 50 मीटर 50 मीटर। देयर वेलोसिटीज आर 10 मीटर पर सेकंड एंड 15 मीटर पर सेकंड, दे विल क्रॉस ईच अदर। तो देखो अगर क्रॉस करें तो हमने कहा था कि दोनों ट्रेनों की लेंथ को हम जोड़ देंगे और इसके बाद रखते थे रिलेटिव वेलोसिटी। तो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी जुड़ जाती है v1 प्लस v2। तो यहाँ इसको जोड़ेंगे 50 प्लस 50 और ये रहेगा 10 प्लस 15, ऊपर आया 100, नीचे कितना हो गया 25,
टाइम कितना आ गया 4 सेकंड, तो 4 सेकंड में दूसरे क्रॉस कर जाएंगे। ट्रेन की लेंथ हमेशा ऐड होगी और वेलोसिटी रखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। सेम डायरेक्शन में तो माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में तो प्लस। A train is moving in the north at a speed 10 meter per second. Its length is 150 meter. A parrot is flying parallel to the train in the south with a speed 5 meter per second. मान लीजिए ट्रेन है 150 मीटर लेंथ दे रखी है और ये मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड से। अब दूसरी डायरेक्शन में इसकी जो पैरेट है वो अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड। तो इसको क्रॉस करने में कितना समय लग रहा है? द टाइम टेकन बाय पैरेट टू क्रॉस द ट्रेन। तो क्या कहा गया भाई, लेंथ केवल ट्रेन की रहेगी, अपॉन इसकी क्या रखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। तो हम लोगों ने पढ़ा रिलेटिव वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाती है। तो 10 + 5 तो आया 150/15। तो टाइम इज इक्वल टू कितना आ गया 10 सेकंड। लिख रखा है हॉर्स राइडर इज मूविंग टुवर्ड द बिग मिरर विद वेलोसिटी v। ठीक है, एक हॉर्स राइडर है जो बड़े से मिरर के सामने दौड़ता हुआ चला आ रहा है। ठीक है, हिंदी फिल्मों की तरह। द वेलोसिटी ऑफ हिज इमेज विद रेस्पेक्ट टू हिम, तो उसकी इमेज की वेलोसिटी उसके रेस्पेक्ट में क्या रहेगी? तो देखिए बिग मिरर का प्लेन मिरर है ये। अब एक्चुअली में प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी से पूछा गया है। ये वाले ऑब्जेक्ट है, ये मिरर की तरफ जा रहा है, तो प्रॉपर्टी ये होती है इमेज भी इसी की तरफ आएगी उतनी ही स्पीड से। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी रहती है भाई, प्लेन मिरर के सामने जितनी दूरी पर हम होते हैं उतनी ही दूरी पर मिरर के पीछे इमेज बनती है। और इमेज कैसी होती है वो, रियल या वर्चुअल? वर्चुअल होती है। रियल वर्चुअल मतलब ये होता है, रियल मतलब क्या हुआ वास्तविक हकीकत में। अब मान लो अपनी इमेज हम पीछे देखेगा ऐसा लगेगा हमारे जैसा इंसान कोई पीछे खड़ा है और जाकर पीछे पकड़े जाकर कोई क्या दिख जाएगा? नहीं होगा, तो वर्चुअल है। लेकिन जितनी दूरी पर हम प्लेन मिरर रहते हैं सामने उतनी दूरी में पीछे इमेज बनती है। जितनी हाइट का ऑब्जेक्ट रहता है उतनी हाइट की इमेज रहती है। मतलब जितना डिस्टेंस हम आगे बढ़ते जाएंगे उतनी इमेज क्या होगी हमारी तरफ आती जाएगी, और जितना दूर हम मिरर से जाएंगे उतनी दूर क्या होगी इमेज भी दूर जाएगी। तो स्पीड दोनों क्या है सेम। तो यहाँ ये पूछ रहा है द वेलोसिटी ऑफ हिज इमेज, हमें बताना है वेलोसिटी ऑफ हिज इमेज विद रिस्पेक्ट टू हिम, मतलब उसके ऑब्जेक्ट में। अब देखो दोनों वेलोसिटी एक दूसरे कैसे हैं अपोजिट, तो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाती है। दोनों सेम है, दोनों जोड़ देंगे तो वैल्यू क्या जाएगी 2। थर्ड हो जाएगा। A particle moves with constant speed v along a regular hexagon A B C D E F। तो रेगुलर हेक्सागन पहले बनाते हैं। समझ जाएंगे रेगुलर, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है और ये F है। इन सेम ऑर्डर दैट इज A to B, B to C ऐसे रखा है, and F to A बाद में यहीं पर आ जा रहा है F to A। Then magnitude of average velocity of its motion from A to C, A से C तक जाने में एवरेज वेलोसिटी बताइए। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, टाइम C लग रहा है, रेगुलर है, तो सब वैल्यू क्या होगी सेम। अब A से C तक जाएगा तो हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मतलब हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस होती है, तो ये वैल्यू रहेगी
अब ये हम लोग को कैलकुलेट करनी रहेगी, तो जोड़ना है, कहने मतलब ये है ना भाई, सीधे ये देखें ए बी वेक्टर ए बी बी सी जोड़ा गया, हमें ये नेट निकालना है आर। तो अब देखो जितनी वैल्यू ये दे रखी उतनी वैल्यू ये दे रखी, दोनों वेक्टर कैसे हैं, इक्वल है। तो हम लोग ये पढ़े कि अगर दो वेक्टर बराबर रहते हैं उनको जोड़ते हैं तो आता है 2a cos θ/2। एंगल कहाँ से लिखते थे, ये वाला जो रहता था ये होता 120, ये कितना रहेगा 60। तो चलो cos 60/2 कर देंगे, cos 30 आ जाएगा, मतलब 3/2। अब बात आ रही है ये क्या रखोगे, उसने कहा भाई रेगुलर है, रेगुलर है मतलब स्पीड कैसी रहेगी कांस्टेंट, तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगी स्पीड इनटू टाइम। तो ये जो आएगा ये t टाइम में bt इधर हो जाएगा और bt इधर, दोनों वेक्टर सेम है, तो यहाँ पर हम रखेंगे 2bt और ये कितना आ जाएगा √3/2, 2 से 2 कट गया तो ये आ जाएगा bt√3। तो डिस्प्लेसमेंट जो रहा जा करके ये हो गया bt√3। अब टाइम कितना हो गया, t यहाँ का 2t हो गया, तो t से t हटा देते हैं, ये आएगा √3/2v, ये हो गई एवरेज वेलोसिटी। थर्ड ऑप्शन। यहाँ पर हो जाएगा cos 60/2, cos 30 आ जाएगा, एक जगह bt हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा bt√3। टोटल टाइम t और t हो गया 2t। डिस्प्लेसमेंट निकालना है मतलब a से c की भी स्पीड, रेगुलर है स्पीड भी करके, तो ये लेंथ हो जाएगी स्पीड इनटू टाइम, ये भी लेंथ हो जाएगी स्पीड इनटू टाइम bt, ये bt, मतलब दो वेक्टर सेम हो गए bt और bt। तो ये हमने वैल्यू निकाल ली रिजल्टेंट की, ये क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट बहुत टाइम रहता है तो t टाइम इसका 2t हो गया, तो √3/2v हो गया। क्वेश्चन नंबर 48 लिखा है पार्टिकल मूव्स विद वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ रहता है वो यूनिफॉर्म होता है, और जो वर्टिकल सर्कुलर पाथ होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। द चेंज इन इट्स वेलोसिटी फॉर कवरिंग 60 डिग्री। तो यहाँ तब भी हमने कहा जब वेक्टर पढ़ा, चेंज मतलब क्या होता है वेक्टर डिफरेंस। अब दो वेक्टर सेम हो और उनके बीच एंगल 60 डिग्री दे रखा हो तो डिफरेंस भी कितना आता था, उसी बराबर तो आता था। तो आंसर अपना कितना आ जाएगा v, वेक्टर a और वेक्टर b बराबर। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 48 है, ये उसमें कह रहा है ये मान लीजिए यूनिफॉर्म तो v इधर है, ठीक है, ये 60 डिग्री पर कितना आ रहा है v इधर आ रहा है। तो हम लोग ये पढ़े थे जब चेंज आता था 2v sin θ/2, ये 2v एंगल रखा sin 60/2, 2v ये आएगा sin 30, 2v sin 30 वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट गया, वैल्यू कितनी आ गई v। तो चेंज इन वेलोसिटी जो रहा जा करके वो v हो गया। A body is dropped from a height h from the state of rest. It covers a distance of 9h/25 in the last second. मतलब ये कोई टावर है, इसकी हाइट h दे रखी है, तो लास्ट सेकंड मतलब 1 सेकंड में ये जो हाइट कवर कर रहा है वो 9h/25 कवर कर रहा है, ठीक। What is the height from which the body falls? तो उसकी हाइट बताइए जहां से ड्रॉप किया गया है। तो हम लोग जानते हैं अगर हाइट निकालना है तो h = रहता है हाफ gt²। और हम क्या निकालने हैं, वहां से यहां तक आने में समय कितना लग रहा है, तो टोटल टाइम t एज्यूम किया हमने, तो लेकिन लास्ट सेकंड में जो 1 कह दे रहा है तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना हो जाएगा t-1। तो टोटल हाइट h थी, तो ये वैल्यू निकाल लेते हैं कितनी रहेगी, तो h में से 9h/16 माइनस कर 25 माइनस कर देते हैं,
ये वैल्यू कितनी आएगी 16/25h। तो ये इसके बराबर आएगा, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी रहेगी 0। तो यहाँ पर देखेंगे 16/25h इज इक्वल टू हाफ t-1। अब यहाँ पर ये करते हैं 16/25h की वैल्यू रख देते हैं हाफ gt²। यहाँ रहेगा हाफ t-1 का होल स्क्वायर। हाफ जी से हाफ जी कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ देखो बच रहा है 16/25t², इधर रहेगा t-1 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ का रूट ले लेते हैं तो 16 हो जाएगा 4t² होगा, t25 हो जाएगा 5, यहाँ स्क्वायर हट जाएगा, t-1 बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई ये से मल्टीप्लाई होगा, ये रहेगा 5t-5, इधर रह जाएगा 4t। 4t इधर ले आएंगे, 5t में 4t माइनस होगा, t बचेगा। यहाँ वैल्यू कितनी आ गई 5 सेकंड। तो टाइम आ गया 5 सेकंड, तो h निकाल लेते हैं। तो h इज इक्वल टू रहेगा हाफ gt²। तो हाफ g की वैल्यू रखी 10 और t यहाँ हो गया 5 का होल स्क्वायर, इसे कट किया 5 आया, तो 5 into 25 आंसर हो गया 125 मीटर। तो इस तरह क्वेश्चन में यही करना रहेगा, जो जितना लास्ट में दे रखा उसमें उतना माइनस कर देंगे और बस इस फ्रैक्शन को बराबर कर देंगे। कौन सा 36 का 15 नंबर है। A marble is dropped vertically and the identical marble being projected horizontally from the same point at the same instant। तो देखो हमने मोशन ग्रेटिंग बनाया था, ये जैसे ऐसे है, एक को क्या किया गया है वर्टिकली ड्रॉप किया गया है। वर्टिकली ड्रॉप में इनिशियल वेलोसिटी 0। Another identical marble being projected horizontally, दूसरे को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया है, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी आई 0। ठीक है, पॉइंट एट द सेम इंस्टेंट, एक साथ पर A will reach the ground earlier than B। पहले टाइम कह रहा है, तो दोनों नीचे पहुंचने का टाइम क्या होगा सेम, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, तो T इज इक्वल टू आएगा √2h/g पहली बार। लेकिन हमने एक आगे लिखवाया था, लेकिन इनकी जो वेलोसिटी आएगी वो डिफरेंट आएगी। जब ये यहाँ देखो टकराएगा, पहले वाले की जो वेलोसिटी आएगी तो हो जाएगी √2h। ठीक है, ये जो वर्टिकल, लेकिन ये जो आया है इसकी देखो हॉरिजॉन्टल भी होगी और वर्टिकल भी, हॉरिजॉन्टल u है और वर्टिकल दे रखी है √2, इन दोनों क्या रहेगा रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट भी आ जाएगा u² और इसका स्क्वायर कर कितना आएगा 2g, ये आ जाएगा। तो वेलोसिटी डिफरेंट रहेगी लेकिन टाइम क्या रहेगा सेम रहेगा। एक चीज और हम लोगों ने देखा था इंक्लाइन प्लेन का, ठीक है, ऐसे ही रिलेशन अगर देखें तो वहां ये कहा था मतलब क्या होगा, सेम कंडीशन पे ये ऐसे जा रही है और इसको ऐसे हमने ड्रॉप किया है, तो वेलोसिटी तो सेम आएगी √2gh। वेलोसिटी दोनों क्या रहेगी सेम, लेकिन टाइम पहले के लिए जो दूसरे के लिए जिसको हम 2 लिख रहे हैं, जो इसके लिए आ रहा था ये तो वही रहेगा √2h/g, ये एंगल थीटा। लेकिन पहले के लिए अगर टाइम देख रहे थे तो यहाँ पर आ जा रहा था 1/sin θ और 2h/g। इसमें टाइम ज्यादा लग रहा था और इसमें टाइम कम लग रहा था। तो दोनों बातें हैं ऐसे कर कहा जा रहा है, एक को हॉरिजॉन्टल और दूसरे को वर्टिकल से ड्रॉप किया जा रहा है। एक को हॉरिजॉन्टल फेंका गया और वहीं से एक को वैसे ड्रॉप किया गया, तो टाइम सेम रहेगा। इंक्लाइन प्लेन में कहा जाए एक वैसे इंक्लाइन पाथ से आ रहा है स्लाइड करते हुए, दूसरा ऐसे ड्रॉप करते हुए आ रहा है, तो वेलोसिटी दोनों की सेम रहेगी। यहाँ पर टाइम अलग हो गया, यहाँ पर वेलोसिटी अलग हो गई। वहां पर उसकी वेलोसिटी ज्यादा थी, यहाँ पर इसका टाइम ज्यादा रहेगा। तो ये क्वेश्चन रहते हैं। ठीक, ये हम लोग कहाँ तक सॉल्व किया 49 तक, 50 कौन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 50, इसमें क्या है, गिव द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इज, तो लिख लेते हैं भाई, पोजीशन वेक्टर आज इक्वल टू लिखा है 3p कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप, देन पार्टिकल विल, तो पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है ये बताना है हम लोगों को। अब जैसे मूव कर रहा होगा तो हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी ना, वेलोसिटी निकालने मतलब क्या, इसको पोजीशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब कई बार तुम्हारे दिमाग में ये जाएगा, यहाँ पर ऐसे लिख दिया उसने, देखो i का मतलब होता है x एक्सिस की तरफ जा रहा है, j का मतलब है y की तरफ, माइनस लगा मतलब माइनस y, k मतलब होता है z। अगर वो समय के हिसाब से बदल रहा होगा तो उसके साथ क्या होना चाहिए, टाइम, तो केवल टाइम इसके साथ जुड़ा हो, बाकी तो टाइम नहीं जुड़ा है ना। इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना रहता है, 0। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें, देखिए ये dr/dt, तो इसका हो जाएगा 3, बाकी i का इनका कितना आ जाएगा 0। तो देखो जो वेलोसिटी आई आकर के वो आ रही 3i। अब ये बताओ क्या ये समय के साथ बदल रही है, नहीं बदल रही है, इंसान तो है नहीं समय के साथ बदल जाए, ठीक है। तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ये रहेगा। वैसे हमने कहा था देखो दो तरीके रहते हैं, आप सीधे अगर ये मान लीजिए x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है तो वेलोसिटी रहती है कांस्टेंट, अगर मान लीजिए लिखा है x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t स्क्वायर तो एक्सेलरेशन रहता है कांस्टेंट, बस खत्म काम। और यहाँ पर पोजीशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t तो है, तो वेलोसिटी कैसी होगी, कोई जरूरी नहीं बार-बार आप उसे डिफरेंशिएट करके देखो, कितने क्वेश्चन कर लिए तो हमें आइडिया हो जाता है भाई क्या हो सकता है। तो मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब फर्स्ट लॉ। प्रोजेक्टाइल मोशन में एयर रेजिस्टेंस को माना जाता है नहीं, तो फिर सर कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी, हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जब तक नहीं कह रहा है तब तक हम उसे कंसीडर नहीं करते हैं, अगर होगा तो स्पेसिफाई करेगा, अपने सिलेबस में ऐसा कभी आता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51, देखा पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग अ सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस r विद यूनिफॉर्म स्पीड, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, स्पीड कैसी है कांस्टेंट, आफ्टर कंप्लीटिंग हाफ द सर्कल, जब आधा चक्कर लगाता है, आधा सर्कल कंप्लीट करता है, द चेंज इन वेलोसिटी एंड स्पीड विल बी रेस्पेक्टिवली। तो क्वेश्चन नंबर है 51, तो ये जैसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ से जैसे देखते हैं तो ये यहाँ से शुरू हुआ, ये स्पीड भी आधे मतलब ये इधर किधर जा रहा होगा, इस डायरेक्शन में, ये होगा ऐसे घूम रहा होगा, ये हमारा थे A, ये हमारा थे B। अब पहले कह रहा है चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी में हम देखते हैं डायरेक्शन को, तो यहाँ जैसे हमने कहा वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, हाँ तो ये वहाँ कराया था हमने, तो चेंज इन वेलोसिटी ये देखते हैं बाई फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल किधर है नीचे की तरफ, तो मान लो जिसको हमने प्लस माना माइनस, अगर ये प्लस माइनस की किधर होगी माइनस में, ये अगर माइनस तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2b। अगर स्पीड का चेंज देखें तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी, इनिशियल भी फाइनल भी वही भी, तो वहीं सब जीरो कितना आ गया 0, भाई मैग्नीट्यूड केवल रहता है, स्पीड का डायरेक्शन तो रहती नहीं है। तो चेंज इन वेलोसिटी पहले लिखा है तो वो होगा 2v, स्पीड बाद में लिखा तो कितना आ जाएगा 0। ये ध्यान देना, कई बार क्वेश्चन में तुमने समझ लिया एक 0 होना चाहिए, दूसरा 2v होना चाहिए, अब तुमने जल्दबाजी में देखा बोले चौथे में 0 पहले लिखा 2v बाद में, बोले यही हो गया, ठीक है। बहुत क्वेश्चन आसान जब आ जाता है तो जल्दबाजी रखते बोले तो सही हो गया, इसको तुरंत फिल करते हैं, और बाद में पता चला बाहर निकल के आया, बोले नहीं यार उसको ऊपर वाला भरना था और जगह 2 भरना था, वो हो गए। तो कम से कम जो आसान क्वेश्चन हो उससे और सावधान हो जाओ, पता चला कि इतनी मुश्किल से तुम्हें एक आसान क्वेश्चन दिखा था वो भी भरने गलत हो जाए।
52। अभी तो आसान है, लिखा न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। हम लोगों ने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकती है, या तो डिस्टेंस के बराबर रहेगा या तो उससे कम रहेगा। तो इसका रेशियो या तो उससे कम आएगा या तो बराबर आएगा, लेस देन और इक्वल टू 1। तो फोर्थ में लिख रखा है ऐसे, लेस देन और इक्वल टू 1। डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता है। 53 देखते हैं। 53 कह रहा है अ मैन वॉक्स 30 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, देन 20 मीटर टुवर्ड ईस्ट एंड द लास्ट 32 मीटर साउथ वेस्ट। अब देखिए यहाँ पर साउथ वेस्ट दिख रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, साउथ की तरफ होगा और वेस्ट की तरफ होगा। दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर, तभी तो साउथ वेस्ट दिखा, एंगल 45 डिग्री होगा। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिन, इस केस में हमने कहा था वैसे वेक्टर फॉर्म में बदल लीजिए इसको। तो पहले देखो कह रहा है 30 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ मतलब होता है जे कैप, जैसे चलता है ना, ये ऊपर रहता है नॉर्थ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर साउथ। नॉर्थ मतलब होता है जे कैप, साउथ मतलब माइनस जे, ईस्ट का मतलब होता है प्लस आई कैप और वेस्ट का मतलब होता है माइनस आई कैप। तो इसमें हम लोगों से कह रहा है कि 30 मीटर नॉर्थ चल रहा है, तो अगर 30 जे कैप, देन 20 मीटर ईस्ट, तो 20 मीटर ईस्ट मतलब 20 आई कैप। फिर ये कह रहा है 32 मीटर साउथ वेस्ट, तो ये देखो साउथ रहा, ये वेस्ट रहा, ये वैल्यू आ रही है 30√2। इसका मतलब इधर भी 30 रहा होगा, इधर भी 30 रहा होगा, तभी तो 30√2 होगा। तो यहाँ पर ये वेस्ट की तरफ आया, तो -30 आई और -30j, प्लस 30j माइनस 30j कैंसिल। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, प्लस का 20 आई माइनस का 30 आई, कितना अच्छा, माइनस का 10 आई। तो देखो 10 मीटर और माइनस आई मतलब किधर हो गया, वेस्ट की तरफ। तो उसका जो पोजीशन आई वो 10 मीटर टुवर्ड वेस्ट, फर्स्ट ऑप्शन। फिफ्टी फोर देखिए फिर से उसी तरह का है, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 2b sin θ/2, थीटा का रखा 40, 40/2 करेंगे कितना आ जाएगा 20, तो 2b sin 20 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। लेकिन मैन वॉक्स फॉर सम टाइम t विद वेलोसिटी v ड्यू ईस्ट, ईस्ट इधर रहता है, तो v वेलोसिटी से t टाइम तक चला तो डिस्टेंस कितनी होगी, vt डिस्टेंस तक चला। Then he walks for same time t with velocity v due north, फिर नॉर्थ की तरफ चलता है वो, तो v और t से कितना चला जाता है। The average velocity, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल के बीच की मिनिमम डिस्टेंस, ये आएगा। ये vt और ये vt है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, vt√2 ये आ जाएगा ना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एवरेज वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया vt√2 टाइम t यहाँ का और t वहाँ का, टोटल कितना हो गया 2t, t से t को कैंसिल आउट कर देते हैं, ये आ रहा v√2/2। अब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो √2 से ऊपर नीचे कर देते हैं मल्टीप्लाई, √2 हो गया, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई v/√2, v एवरेज v/√2।
फिर 56 लिखा है स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट h, एक हाइट h है, वहां से किसी स्टोन पर ड्रॉप किया जा रहा है, इसे छोड़ दिया जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0। साइमल्टेनियसली उसी समय पर अनदर स्टोन इज थ्रोन अप फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से एक स्टोन को ऊपर तरफ फेंका जा रहा है, ठीक है। तो इसे u1 मान लेते हैं, इसको u2 मान लेते हैं। इसकी जो हाइट जहां ड्रॉप किया था वो h था, फ्रॉम द ग्राउंड विच रीचेज हाइट 4h, जब इसको फेंका जाता है कहां तक पहुंच रहा है, 4h तक। द टू स्टोन विल क्रॉस ईच अदर, कितने समय पर ये एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। तो वहां हम लोगों ने पढ़ा था टाइम क्रॉस करने की जो रहता था, इनके बीच जो गैप आता था, गैप बिटवीन देम, और नीचे रखते थे हम रिलेटिव वेलोसिटी। तो जो इनके बीच गैप है, ये 1 है ये 2 है, गैप दे रखा है h, रिलेटिव वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो तो जुड़ जाएंगी u1 प्लस u2। अब t इज इक्वल टू h, ये वैल्यू है 0 तो u2 निकालना है हम लोगों को। अब u2 क्या होगा, अभी पहले बात की थी, अगर मैं हाइट दे रखी हो और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन निकालनी है तो वहां पर हम लोगों ने ये पढ़ा था v इक्वल टू क्या था, √2gh। अब इसमें ये कह रहा है जब इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो 4h तक पहुंच रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ 2 की वो कितनी आ गई, 8gh, ये हुआ ना। तो बस यहाँ पर रख देते हैं हम लोग t इज इक्वल टू h अपॉन √8gh। अब ऑप्शन के हिसाब से देखें तो अरेंज करना पड़ेगा हम लोगों को, अरेंज करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करते हैं, अगर h को भी रूट के अंदर ले जाएं तो ये हो जाएगा h स्क्वायर और नीचे लिखा है √8gh, इस स्क्वायर से ये हट जाएगा, तो देखो t इज इक्वल टू आएगा h अपॉन 8g, बस ये आंसर हो जाएगा। फिफ्टी सेवन कह रहा है एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो सही बात है। तो एक्सेलरेशन रहता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी इक्वेशन ये रहती है मीटर पर सेकंड, नीचे भी सेकंड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या दे रखा है एक्सेलरेशन का, तो हम लोग उसको रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन बताइए, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन मतलब ना एक्सेलरेशन अपॉन टाइम, तो इसका तो निकाल में एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर 1 सेकंड और लिखा हुआ है तो कितना आ जाएगा मीटर पर सेकंड क्यूब, ये तो हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन कितना मीटर पर सेकंड क्यूब, मतलब सेकंड ऑप्शन। तो रेट का मतलब ही रहता है डिवाइडेड बाय टाइम। लिखा है पार्टिकल मूव अलोंग ए साइड ए बी बी सी सी डी ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है स्क्वायर बनाते हैं, स्क्वायर मतलब जिसकी चारों साइड बराबर होंगी, ये है ए
बी सी डी। इसकी साइड दे रखी है 25 सेंटीमीटर, साइड मतलब ए मान लेते हैं, इसकी साइड है 25 सेंटीमीटर विद वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड। जिस वेलोसिटी से जा रहा है ये 15 मीटर पर सेकंड। अब देखो 25 सेंटीमीटर को मीटर बदल लेते हैं, मीटर बदलेंगे तो कितना आएगा 1/4 मीटर या 0.25 मीटर, चलिए 1/4 मीटर। ठीक, ये इसकी साइड है। इट्स एवरेज वेलोसिटी ए बी बी सी सी डी, ए बी बी सी सी डी मतलब यहां तक आ रहा है, ऐसे ऐसे चलते हुए ये इधर आ रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी, तो देखो हम लोग एवरेज वेलोसिटी पढ़ेंगे तो ये रहता है बाय डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की कितना डिस्टेंस। तो ये यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी है, इसके साइड के बराबर, तो साइड का। अब बात आ रही टाइम, टाइम तो ये सब रहेगा ना, यहां से जा रहा है, यहां से जा रहा होगा, यहां जा रहा होगा। अब डिस्टेंसेस सेम है, स्पीड सेम, तो टाइम भी क्या लगेगा, इक्वल ही लगेगा। तो एक का टाइम निकाल लेते हैं, तो सब टाइम बराबर आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 1/4 और स्पीड कितनी दे रखी है 15, ये आ गया 1/60 सेकेंड। ये तो आया, तो बस सॉल्व कर देते हैं, जिसमें भी आंसर दे रहा हो हम लोगों का उसमें देखते हैं। तो अपॉन टाइम, तो एक का टाइम है 1/60, तो इससे 3 होता है 1 2 3, तो ये आ जाएगा 3 × 1/16। तो ये वैल्यू रखी हम लोगों ने 1/4 मीटर या 0.25 मीटर अपॉन, इसे कट करेंगे ये वैल्यू आएगी 1/20, 20 चला जाएगा ऊपर, 20 ऊपर चला जाएगा, तो 0.25 × 20, एक जीरो बढ़ाया, 25 × 2 कितना हो गया 50, एक वैल्यू कितनी आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। 4 टाइम निकालना है, जितना एक टाइम आएगा उसी तरह 1 2 3 उसका क्या कर देंगे 3 टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इनिशियल से फाइनल पोजीशन, ए से बी जा रहा, बी से सी जा रहा, सी से डी जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया साइड के बराबर, साइड में टाइम क्या हो गया, ये इधर से जा रहा होगा, तो टाइम एक तरफ का निकाला हमने, इनटू क्या कर दिया 3, तो टोटल टाइम हो गया 1/20 सेकंड। बस सिंपलीफाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है a train accelerate from rest, तो रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 with constant rate alpha for distance x1 and time t1, तो कांस्टेंट रेट रहता है s हम लोग पढ़ते हैं बाय ut और प्लस क्या रहता है हाफ dt² या हाफ at²। तो यहाँ पर ये हो जाएगा देखो x1 इनिशियल वेलोसिटी 0, इधर आएगा हाफ अल्फा t1², तो x1 ये हो गया हाफ अल्फा t1²। एक्सेलरेट करने का अब बाद में कह रहा है आफ्टर दैट रिटार्ड रेस्ट टू द कांस्टेंट रेट बीटा, इसके बाद वो बीटा रिटार्डेशन से वो रेस्ट में आ जा रहा है, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जा रही है 0। तो फिर अगर डिस्टेंस कहेंगे तो s2 जाएगा माइनस में आएगा, माइनस के कोई मतलब नहीं है, इधर आ जाएगा बीटा t2², ये हो जाएगा ना। तो x1 x2 क्लियर आ जाएगा, इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें देखिए x1/s2 हाफ और हाफ कट जाएगा, ऊपर बचेगा अल्फा, नीचे बचेगा बीटा, यहाँ रहेगा t1² और t2²।
अब देखो वेलोसिटी, जब इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो v इक्वल टू u प्लस at, इनिशियल वेलोसिटी 0, ये हो जाएगा अल्फा t1, तो v बराबर रहेगा अल्फा t1। दूसरे में क्या कह रहा है, ये रिटार्ड जब हो रहा है तो v इक्वल टू u माइनस ये रखा बीटा t2, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वही होगी जो इसकी बड़ी थी, और माइनस बीटा t2। तो यहाँ देखो पाएंगे v इक्वल टू आएगा बीटा t2, इक्वेशन थर्ड, और ये इक्वेशन फोर्थ। वेलोसिटी दोनों बराबर हैं, तो यहाँ देखेंगे अल्फा t1 बराबर आ जाएगा बीटा t2। तो यहाँ देखिए क्या t1 t2 अपॉन करें, t1 अपॉन t2, ये आ जाएगा बीटा बाई अल्फा। बात ये है ना, जिसे इसमें ऑप्शन दे रखा है इस हिसाब से हमें अरेंज करना है कौन किसके बराबर है। अब इनको हटाना, एक साथ नहीं रखना है, तो हम क्या करते हैं, टी बीटा बाई अल्फा, ठीक है, या t1 बाई t2 जो है क्या करते हैं, बीटा बाई अल्फा। सर ये वाला तो ग्राफ से कर सकते हैं, ग्राफ से भी करते हैं, लेकिन ग्राफ उसमें क्या बनाना, जैसे ये रहा जाकर के x1 बाई x2 एल, तो यहाँ रखा हम लोगों ने अल्फा अपॉन बीटा, और t1 अपॉन t2 जो है इसका स्क्वायर करेंगे, ये बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो ये जो आया x1 बाई x2 इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, और बीटा बाई अल्फा बराबर किसके है, t1 बाई t2। क्वेश्चन नंबर 16, देखा लेंथ ऑफ सेकंड्स हैंड ऑफ ए वॉच, मतलब जो वॉच है उसकी जो सेकंड वाली नीडल है उसकी जो लेंथ दे रखी है वो 1 सेंटीमीटर दे रखी है। द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ इट्स टिप इन 15 सेकंड, 15 सेकंड के बाद इसका जो टिप है उसकी चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगी। जैसे हमारी ये घड़ी है, ठीक है, तो घड़ी है हमारी, ये हमारे सेकंड वाली जो सुई है वो ऐसे है, तो 15 सेकंड किधर आ जाएगी, यहाँ पर, ये तो होगा ना। तो ये देखो, अब ये बताइए इसकी जो स्पीड आती है वो कांस्टेंट रहती है, घटती बढ़ती रहती है, कांस्टेंट रहती है। ऐसा तो नहीं कभी मतलब दिन में ज्यादा जल्दी जल्दी घूम जाए, रात में लेट चले जाकर, या रात में बहुत जल्दी चल जाए, सुबह स्लो चले, ऐसा तो नहीं होता ना। तो मतलब जो उसका v रहेगा वो क्या होगा, कांस्टेंट। तो अगर हम लोग पता है अगर दो वेक्टर सेम है, अगर उनका चेंज निकालना रहता है, तो देखो डेल्टा v इक्वल टू हो जाएगा 2v sin थीटा बाय 2। तो 15 सेकंड बाद जो एंगल बना जाएगा वो कितना रहा जाएगा, 90 डिग्री। 15 सेकंड देने का मतलब उसका मतलब इतना ही था कि आपको पता चले कि इनिशियल और फाइनल के बीच एंगल कितना आया। तो ये आया 90 डिग्री। चलो यहाँ 90 रख भी देते हैं, तो यहाँ देखो डेल्टा v इक्वल टू 2v, ये हो गया sin 90 बाई 2। तो डेल्टा v इक्वल टू 2v, ये हो गया जा करके sin 45, तो 2v sin 45 वैल्यू 1/√2। तो ये देखो आ गया 2v अपॉन √2। ठीक, अब इसमें बहुत ज्यादा हम ये कर सकते हैं कि √2 से ऊपर नीचे कर दें, मल्टीप्लाई, ये हो गया 2। तो यहाँ देखो डेल्टा v जा रहा है v√2, लेकिन ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, मतलब v की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। अब होता है जब ऐसे रोटेट करती है, रोटेशन जो एंगुलर वेलोसिटी आती है v इक्वल टू होता है r ओमेगा, ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू आती है 2 पाई बाई टाइम पीरियड। एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसे बोलते हैं हम टाइम पीरियड। तो बस रख देते हैं, रेडियस क्या होगी इसकी, लेंथ के बराबर, वो 1 सेंटीमीटर दे रखी है, ये रखा है 2 पाई। अब सेकंड वाली सुई को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 60 सेकंड या 1 मिनट, ये होगा ना 1 सेकंड पर 1 मिनट में कंप्लीट राउंड करती है। तो ये v की वैल्यू आ गई पाई बाई 30। इस v की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख देते हैं एज, तो डेल्टा v इक्वल टू v बाई √2। तो v की वैल्यू रखते हैं हम लोग, ये आएगा पाई बाई 30, √2 सेंटीमीटर रखा था, सेंटीमीटर पर सेकंड, पाई बाई 30 √2, मतलब फोर्थ ऑप्शन।
61 पहले ग्राफ जैसा बना रखा है, वैसा बनाते हैं हम लोग। इधर टाइम है, इधर भी है, यहाँ वैल्यू 2 दे रखी है, इसके सामने 1 लिख रखा है, यहाँ पर 2 है, ये 1 मान लीजिए, यहाँ पर 3 लिख रखा है, यहाँ पर 4 लिख रखा है, यहाँ 5 लिख रखा है, इसके नीचे यहाँ पर देखे थे -2 लिख रखा है इसके सामने, ठीक है, ये 0 है। The velocity versus time graph of body moving along a straight line is shown in the figure. The ratio of displacement and distance covered by body 5 सेकंड। तो हमें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है और डिस्टेंस भी निकालना है, और फिर बताना है उनका रेशियो क्या रहेगा। जब निकल आएगी तो रेशियो निकालने में क्या रखा है। तो मतलब ये है कि इस ग्राफ में हमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों निकालना है। तो क्या रहेगा तरीका, डिस्टेंस की अगर बात करते थे तो जो भी एरिया है सबको हम जोड़ते चले जाते थे, और डिस्प्लेसमेंट में क्या करते थे, जो नीचे एक वैल्यू आती थी उसको हम माइनस कर देते थे। तो बस निकाल लेते हैं, तो पहले हमारी डिस्प्लेसमेंट ही निकालते हैं हम लोग। तो ये यहाँ आएगा डिस्प्लेसमेंट, तो एरिया निकालते हैं। तो पहले है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का रहता है हाफ बेस इनटू परपेंडिकुलर 0 से लेकर 3 तक आ जाकर के है, और परपेंडिकुलर कितना है ये 2, ये होगा पहला। इसको देखें, ये नीचे है माइनस में रहेगा, इसका भी रहेगा हाफ बेस, बेस 3 से 4 तक है तो वैल्यू रहेगी 1, और परपेंडिकुलर बात करें तो वैल्यू है 2, ठीक है। अब ये फिर ऊपर जा रहा है तो प्लस है, 4 से 5 1 हुआ, यहाँ भी 1 हुआ, तो यहाँ करेंगे 1 × 1, ये इधर रहेगा। सिंपली बात 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, ऊपर वैल्यू आ रही 3, फिर वैल्यू -1 और ये प्लस, -1 + 1 कैंसिल, डिस्प्लेसमेंट हो गया 3। डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब देखते हैं हम डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में कुछ नहीं करना है, इनको हमें क्या करना है, प्लस में। तो देखो 3 प्लस कर देंगे, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, जो माइनस था वो क्या हो जाएगा प्लस। अब इनका रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट है 3, डिस्टेंस है 5, तो 3/5, 3/5, 3:1, 3:5 और सेकंड ऑप्शन। डिस्प्लेसमेंट जो नीचे है उसे माइनस कर देते हैं, डिस्टेंस में हमें कोई मतलब नहीं होता, सबको जोड़ना ही रहता है। 36 पे 25, 36 पे 25, 36 पे 25, हाँ। A particle is projected with velocity v so that its range on a horizontal plane is twice the greatest height. जो रेंज है वो हाइट का 2 टाइम r बराबर कितना हो गया 2h। फिर हमसे पूछ रहा है तो रेंज का फॉर्मूला बताइए क्या रहेगा। तो पहले तो ये निकालें एंगल कितना आएगा, r = 2h है, tan थीटा रहा था 4/n, तो 4/2 किया, tan थीटा रहा कितना आ गया 2, तो tan थीटा से हम sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर मतलब दे रहा हूँ, ये जैसे का tan थीटा = 2 आया, चलो बन गया जैसा बन गया, ये 2 है ये 1 है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी √5। तो यहाँ से ये थीटा माना था, तो यहाँ पर देखो sin थीटा की वैल्यू कितनी आएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 1/√5। और रेंज निकालना है, रेंज का फॉर्मूला क्या रहता है 2v² sin थीटा cos थीटा अपॉन g। तो 2v² sin थीटा 2/√5 ये वैल्यू थी, cos थीटा 1/√5, ये कितना हो गया 4v², √5 कितना हो गया 5, ये कितना आ गया जी। उसका मतलब ये है कि आपको ये पता करना है भाई एंगल क्या रहेगा। तो एंगल लिखा था tan थीटा = ये, अगर r = 2h कह रहा है तो tan थीटा = पढ़े थे हम 4/n, अगर r होता था nh, तो अब 4/2 वैल्यू कितनी आ गई 2। tan थीटा निकाल लिया, रेंज का फॉर्मूला रख दिया, हो गया।
ठीक है, दिया हो गया डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। सिक्सटी वन 62 कह रहा है अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फॉर 4 सेकंड, 4 सेकंड के लिए वो एक्सेलरेट हो रही है, एंड देन मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसके बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। विच ऑफ द एक्सटी ग्राफ रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ द कार, ये ऐसे ग्राफ बना रखे हो तो हमसे पूछ रहा है इसमें कौन सा सही रहेगा। जब अभी हम लोग बात कर रहे थे अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है उस केस में h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है t स्क्वायर, अगर यहीं पर अगर v कांस्टेंट रहते हैं तो क्या होता है h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। अगर इसका हम पोजीशन टाइम ग्राफ देखें कैसा होता है पैराबोला, इसका अगर पोजीशन टाइम ग्राफ देखते हैं तो कैसा होता है स्ट्रेट लाइन। अब इन दोनों को मिक्सचर बना दो जैसा आप उसमें पढ़ते हो केमिस्ट्री में। तो अब पहले क्या है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ये हो गया, इसका कैसा है स्ट्रेट लाइन, तो बना दीजिए स्ट्रेट लाइन, ये तो हुआ, ये कॉम्बिनेशन रहा, कौन सा रहा फोर्थ। पहले पैराबोला फिर स्ट्रेट लाइन। सिक्सटी थ्री में कह रहा है द फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। तो बना लेते हैं भाई, पहले जो उसने डायग्राम फिगर बना रखा है, ये आया है यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, यहाँ पर इसके सामने लिख रखा है 40, यहाँ लिख रखा है 60। इधर की अगर बात करें ये 10 लिख रखा है, यहाँ पर टाइम है, बाकी बीच की वजह से कोई मतलब नहीं है, यहाँ 0 लिख रखा है, यहाँ पर 10 20 30 ऐसे लिख रखा है। लैंग्वेज देखिए क्या कह रहा है, फिगर शो द डिस्प्लेसमेंट टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट है x t ग्राफ दे रखा है। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ओवर 10 सेकंड, 10 सेकंड के बाद इसकी एवरेज वेलोसिटी बताइए। एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है डिस्प्लेस टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस रहती है। तो इनिशियल मतलब यहाँ पर ये पोजीशन देखिए हमने कितनी है 60, फाइनल मतलब ये है, इसके बाद हम देख रहे हैं कितनी है 40, तो इनके बीच जो गैप आया वो कितना हो गया भाई 40 माइनस कर देंगे वैल्यू कितनी आएगी 20 मीटर। भाई माइनस में आकर घट रही जा करके, लेकिन यहाँ पर साइन ऐसा कुछ दे नहीं रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 20 और टोटल टाइम कितना है 10, कट कर दिया वैल्यू कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकंड। तो 60 से शुरू हुआ तो 40 पे आएगा, मतलब माइनस में आएगा। अगर मतलब साइन दिया होता तो वैल्यू कितनी आ जाती नेगेटिव में।
64 देखा बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ देन वेलोसिटी टाइम ग्राफ तुमने आपको प्लॉट कराया था कि ऊपर इसमें जाए इसमें कौन सा ग्राफ सही रहेगा सेकंड भाई उसमें अपवर्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ कह रहा है t = 0 पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी हाईएस्ट पॉइंट पर हो जाएगी 0 ऊपर से जब नीचे आएगा तो अपनी डायरेक्शन को ये चेंज कर देगा तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है अगर स्पीड टाइम ग्राफ होता तो क्या होता ये ऐसे आता और फिर उसी उसमें पहुंच जाता तो ये स्पीड टाइम ग्राफ रहता अगर किसी बॉडी को नीचे से ऊपर तरफ फेंका गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब हाईएस्ट पॉइंट हुआ जब नीचे की तरफ आए डायरेक्शन बदलती हुई दिखानी पड़ेगी हमें अगर इसको प्लस मारा तो कैसे हो गया माइनस और स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होती है तो हाईएस्ट पॉइंट पर 0 इसके बाद ऊपर से नीचे आएगी वेलोसिटी फिर बढ़ती जाएगी तो जितनी स्पीड से फेंका गया था उतनी स्पीड से ये लौट के भी आएगी क्वेश्चन नंबर 65 से करिए 70 तक है एक ही डायग्राम से 65 तो बना लेते हैं पहले इधर v है इधर t है vt ग्राफ दे रखा है मीटर पर सेकंड में है वेलोसिटी लेकिन रॉकेट इज लॉन्च्ड अपवर्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस व्हिच वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन इन द फिगर देन मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द रॉकेट इज ठीक है तो मैक्सिमम हाइट क्या है तो अभी हम लोग बात कर रहे थे मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितनी होगी 0 तो हम ये देखेंगे वेलोसिटी 0 है कहां पर एक्चुअली जैसे हाइट कह देता है तुम सोचो अच्छा ऊंचाई ये आ रही है ये ऊंचाई नहीं आ रही है क्या रहा है वेलोसिटी दे रखी है हम वो पॉइंट देखेंगे जहां पर वेलोसिटी 0 हो जा रही है तो ये वेलोसिटी इस एक्सिस बता रहे वेलोसिटी देखो पहले मैक्सिमम हुई इसके बाद घटती जा रही है घटते 0 कहां जा रही है 120 सेकंड पर तो ये कहां पर रहा होगा हाईएस्ट पॉइंट पर पहली बात ये हो गया रॉकेट हाईएस्ट पॉइंट पर होगा एट 120 सेकंड तो यहां पर हम देखेंगे एट 120 सेकंड वेलोसिटी इज 0 तो अब इसकी हाइट निकालनी है हाइट मतलब क्या हुआ डिस्टेंस तो डिस्टेंस के साथ vt ग्राफ के एरिया निकाल लेंगे हाफ एरिया बेस 0 से लेके 120 तो लेंथ इसकी बेस हो गया 120 इनटू हाइट दे रखी है 1000 इसे कट किया ये आ गया 60 तो देखो 60 इनटू 1000 मीटर लेकिन आंसर हमको दे रखा है किलोमीटर में 1 किलोमीटर होते हैं 1000 मीटर इसकी जगह किलोमीटर बदल दिया तो वैल्यू आ गई 60 किलोमीटर ठीक है इतना लिखिए वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर 0 होती है तो वो 0 हो रही है 120 सेकंड पर क्वेश्चन नंबर 66 लिखा इन द एबव क्वेश्चन ठीक है उपर्युक्त प्रश्न में ऐसे लिखा है ना ऊपर दिए गए प्रश्न संख्या 65 में द कवर्ड हाइट बाय द रॉकेट बिफोर रिटार्डेशन से पहले कितनी हाइट कवर करेगा तो वो पॉइंट देखेंगे जहां से वेलोसिटी घटना शुरू हो रही है तो कहां से डिक्रीज हो रही 20 सेकंड के बाद तो मतलब ये इसका एक्सीलरेट हो रहा है यहीं से रिटार्डेशन शुरू हो रहा है इसके पहले कितना हाइट कवर किया है तो इसके पहले का एरिया निकाल लेंगे है नहीं ये रहेगा जाकर के तो इसमें जैसे हम लोगों ने ये निकाला तो इसका एरिया निकालेंगे तो क्वेश्चन नंबर
66। तो इसका जो हाइट आ जाएगा तो निकालेंगे बेस 0 से 20, ये वाले 20, हाइट तो वही आएगा देखो 1000 मीटर। इसे कट किया वैल्यू कितनी है 10, ये हो जाएगा 1 किलोमीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 10 किलोमीटर। अब हमारे ये पूछ देता कि नहीं रिटार्डेशन में कितना वो हाइट कवर किया, बट टोटल आया था 16, कितना रहा 10, ये कितना बचा 50 बचा। अगर इसे कैलकुलेट करें तो आ भी जाएगा, देखिए ये 20 से 120 जा रहा है, कितना बचेगा 100, और ये हाइट है 1000, तो इसका जो निकाल लेते हैं h इक्वल टू ये हुआ 100 और ये है 1000, इससे ये कितना है 50, ये हो गया 1 किलोमीटर, देखो भैया आ गया 50 किलोमीटर, और 50 प्लस 10 कितना हो गया 60, टोटल कितना आ रहा था 60 मैक्सिमम हाइट तक। भाई जब रिटार्डेशन शुरू होने तक 10 किलोमीटर गया, वेलोसिटी 0 होने तक कितना गया 50, और टोटल कितना आ रहा था 60, वही तो हो रहा था ना। अभी रहा क्वेश्चन नंबर 67, लिख रखा है इन अबव क्वेश्चन मीन वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट ड्यूरिंग इट अटेंड द मैक्सिमम हाइट। जब मैक्सिमम हाइट अटेंड करता है तो इसकी मीन वेलोसिटी बताओ। मीन मतलब एवरेज, तो हम लोगों ने पढ़ा था अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है तो जो मीन वेलोसिटी आती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, ये था। तो यहाँ पर हम देखेंगे 67 मीन वेलोसिटी को बाहर से रिप्रेजेंट करते थे, ये आता था u प्लस v बाय 2। तो यहाँ पर मैक्सिमम अटेंड करा कितनी 100, ये 1000, तो 1000 प्लस 0 बाय 2, इसको करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई 500 मीटर पर सेकंड। In the above question, the retardation of the rocket is retardation मतलब क्या, जहाँ से वेलोसिटी घट रही है ये वाले, तो इसका निकालेंगे एंगल, ठीक होगा 68। रिटार्डेशन मतलब जो एंगल रहेगा वो एक्चुअली में ये वाला आएगा, तो 190 है ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 1000 अपॉन बेस 20 से लेके 120, ये वैल्यू कितनी आ रही है 100, इसे कट किया तो रिटार्डेशन एक्चुअली -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सही रहा है रिटार्डेशन है तो माइनस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिक्सटी टाइम में एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो यही काम है उसमें, एक्सेलरेशन में करेंगे। परपेंडिकुलर ये रहेगा, परपेंडिकुलर कितना है 1000 और बेस कितना है 20, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसे कट किया 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन हो गया। 70 In the above question, the rocket goes up and get down on the following part. तो इसमें इस सेक्शन में O, A, B में किसमें ऊपर तरफ जा रहा है, किसमें नीचे तरफ जा रहा है। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी कहाँ पर 0 हो रही है, B पर, मतलब O से A और A से B तक, O A B में कहाँ तक जा रहा है ऊपर तक। वेलोसिटी 0 हो गई तो कितना आने लगेगा नीचे, तो नीचे डायरेक्शन ये चेंज हो रही है, तो B से C, तो O A B में ऊपर जा रहा है और B से C में नीचे आ रहा है। भाई डायरेक्शन हमने अभी पढ़ा था, अगर डायरेक्शन चेंज करेगा तो किधर आएगा नीचे, तो नीचे तरफ आ रहा है किसमें B से C में, तो ऊपर कहाँ जा रहा है O A B तक हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0, ऑप्शन हो जाएगा 4।
पता नहीं भाई 71 पर एक ग्राफ बनाता हूँ। यहाँ पर ये वैल्यू उसकी -3, ठीक है, बाकी यहाँ पर 2 है, 0 1 है, और यहाँ पर जो पीक वैल्यू केवल वो लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पर एक्सीलरेशन लिखा गया है और दैट टाइम दिया गया है, ठीक है। ये वैल्यू 1 है, ये 2 है, बीच में 3 आ रहा है, ये 4 आ रहा है। ये ग्राफ दे रखा है। क्वेश्चन कर रहा है फॉर मोशन ऑफ पार्टिकल एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ इज शोन इन द फिगर, देन वेलोसिटी टाइम कर्व फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 0 to 4 सेकंड। इसमें 0 से 4 सेकंड में वेलोसिटी टाइम कर्व कौन सा होगा ये बताना है। पहले इस ग्राफ से जितना हमें समझ में आ रहा हो पहले उतना समझने का प्रयास करते हैं। देखो 0 से लेकर के 2 सेकंड तक एक्सीलरेशन कैसा है? कांस्टेंट, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। पॉजिटिव एज वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ती जाएगी, ठीक। t = 0 पर एक्सीलरेशन दे रखा है, जितनी वैल्यू आ रही है वो 3 आ रही है, तो 3 कांस्टेंट बनी कहां तक? 2 सेकंड तक। इसके बाद देख रहे हैं 2 सेकंड बाद ये अपनी डायरेक्शन को बदल दे रहा है, मतलब क्या होगा? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन हो गया तो वेलोसिटी क्या होगी? अब घटने लगेगी, है नहीं? पहले पॉजिटिव थी तो वेलोसिटी बढ़ रही थी, नेगेटिव वेलोसिटी क्या होगी? घटेगी। कब तक घटेगी? 4 सेकंड तक। और 4 सेकंड पर यहाँ पर ये वैल्यू आ जा रही है, तो एक्सीलरेशन कितना हो जा रहा है? 0। एक्सीलरेशन 0, वेलोसिटी 0। ये रहे कंडीशन जैसे देख रहे हैं। अब हम लोगों को ये देखना है कि जहाँ पर ऐसे दे रखा हो। अब देखो इस सब में जैसे वेलोसिटी की वैल्यू को दिखाया है, तो अगर वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है जैसे तो 0 से 4 सेकंड, तो यहाँ पर वेलोसिटी देखे हैं 2 सेकंड तक एक्सीलरेशन पॉजिटिव है ना, तो 2 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v = u + at। इनिशियल वेलोसिटी 0, एक वैल्यू कितनी है? 3, और टाइम है 2, तो देखो वेलोसिटी आ जा रही है 6 मीटर पर सेकंड। मतलब 0 वेलोसिटी से शुरू होगा, पॉजिटिव एक्सीलरेशन वजह से वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 6। तो हम लोगों ने पढ़ा था कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होता था? स्ट्रेट लाइन, ये चलता था। कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए vt ग्राफ कैसा होता था? स्ट्रेट लाइन। तो vt आया, ये वैल्यू पहुंचेगी कहां तक? 6 तक। ये देखते हैं पहले इसमें बढ़ रहा होगा। तो अब इसमें तो अगर इतना ही हमने देख लिया तो एक ही ऑप्शन ही दिख रहा है पहला, जहां तक वेलोसिटी कहां तक पहुंच रही है? 6 तक। बाकी इसके बाद क्या होगा? वेलोसिटी घटेगी, नेगेटिव एक्सीलरेशन वजह से, फिर ये 0 आ जाएगी। बस ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट। तो प्रॉपर्टी आप अगर ध्यान रखेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा ग्राफ क्या होना चाहिए। तो 72 वैसे आ गया, इसके पहले एक क्वेश्चन कराया था ये था ना 22 नंबर, उसी तरीके से प्लॉट करना इस तरीके से जाएगा, ऑप्शन थर्ड सही होगा। 73 देखते हैं, पहले जो बना है उसे बनाते हैं। ए बी मान लीजिए कि इधर दिखा देते हैं, ये ठीक है, एक इधर दिखा देते हैं, कोई भी है, बाकी ऐसे तमाम बना रखे हैं, उनके सबका मीनिंग सेम रहेगा जाकर के। ए बी सी डी अब ऐसे दिखा रखा है। A disc in which several groups are cut along the chord drawn from a point A is arranged in a vertical plane. Several particles start slipping from A along the group simultaneously. Assuming friction and resistance negligible, the time taken in reaching the edge of the disc will be. तो वहां से A से छोड़े जा रहे हैं, तो दूसरे किनारे पर जब पहुंच रहे हैं तो उनका टाइम क्या रहेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब मतलब ये है जैसे कोई डिस्क है,
उस डिस्क में ऐसे तमाम से ग्रुप बना दिए, गड्ढे ऐसे बना रखे हैं। अब एक साथ वहाँ पर ऐसे पार्टिकल छोड़े जाते हैं, तो एक साथ वो जहाँ पर ऐसे ग्रुप बना रखे हैं वहाँ पर जाकर वो पहुँचेंगे जा करके, तो उनका टाइम का रिलेशन क्या आएगा ये हमसे पूछा जा रहा है। अब देखिए जैसे ए से लेकर के बी तक की जो लेंथ आएगी वो उसकी डायमीटर आएगी, या फिर डायमीटर मतलब डी मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये कॉर्ड है, ये थीटा है, तो अब जितना डिस्टेंस ये है उतनी ये तो नहीं आएगी ना। अब दूसरी बात देखिए, जो जी लगता है वो हमेशा किधर लगता है, डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन आएगा जो भी। अब जी हम डाउनवर्ड मान लें, ये डी, अगर डी की वैल्यू इधर देखें, ये डी की वैल्यू इधर क्या जाएगी, डी कॉस थीटा। अब जी की वैल्यू भी इधर आ रही है, जी की वैल्यू इधर क्या जाएगी, जी कॉस थीटा। ये तो होगा, जिसके साथ एंगल रहता है उसके साथ क्या जाता है, कॉस, बाकी साइन से कोई मतलब नहीं है। हम लोग ये पढ़ा दें, जब फ्री फॉल रहता है, जो टाइम का फॉर्मूला आता है वो आता है 2h/g। यहाँ देखिए t इज इक्वल टू, अब 2h की वैल्यू जैसे इसके मतलब ये इधर आ रहा है तो 2d/g हो रहा है, किसके रास्ते आ रहा है, a से b के बीच में, ठीक। अब हम ये देखते हैं t a से लेकर के ये d आ रहा है, तो a से d हमने ये वैल्यू निकाली h, तो ये आ रहा है d cos थीटा, और g की वैल्यू इधर पहुंच रही जाकर के कितनी, g cos थीटा, cos थीटा कट गया, एंगल कितना आया 2d/g, a से d। तो देखो जो AB के क्रॉस आ रहा था वही किसके आ रहा है, AD के क्रॉस। ऐसे इसमें देख लेंगे, ये हम एंगल मान लेते हैं अल्फा, तो जो इधर जाएगा ये रहेगा d cos अल्फा, जो g जाएगा वो क्या होगा, g cos अल्फा। तो t निकालेंगे a से f के बीच में, h की जगह रखेंगे 2d cos अल्फा, और g के रखेंगे g cos अल्फा कट गया, ये क्या आएगा 2d/g। मतलब ये है वो किसी भी रास्ते जाए सबका टाइम क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे टाइम विल बी सेम इक्वल। तो सेम इन और ग्रुप, तो थर्ड होगा, फर्स्ट दे रखा गया नहीं सर, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन। आपके ध्यान में जितने भी ग्रुप रहेंगे सबके लिए जो टाइम लगेगा वो बराबर रहेगा। 74 A body slide on an inclined plane. If height of the inclined plane is h and length is l, the angle of inclination is theta. बना लेते हैं inclined plane। ये थीटा दे रखा है, ये h दे रखा है, और ये वैल्यू दे रखा है l, ठीक। Then time taken for traveling from upper point to the lower point. ऊपर से नीचे तक आने में टाइम क्या लगेगा, अभी जैसे शुरुआत में ही बात की थी हम लोगों ने, क्या आता था फॉर्मूला 1/sin थीटा √2h/g, जबकि वेलोसिटी जो रहती है जाकर के वो कितना आता था √2gh। तो थर्ड हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर ये होगा 74 75 75 में कह रहा है रिवर फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर a swimmer swim across with a velocity 9 km per hour with respect to water. The resultant velocity of man will be velocity of man क्या रहेगी? तो यहाँ देखते हैं जैसे ये रिवर है, इसमें रिवर की वेलोसिटी रखी है 6 किलोमीटर पर आवर. A swimmer swim across the velocity at 9 km per hour with respect to water. यहाँ पर ये जैसे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर ये दे रखा है 9 किलोमीटर पर आवर. तो इसका देखिए मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये रहेगा ना. वेलोसिटी ऑफ मैन पूछ रहा है तो वेलोसिटी ऑफ ये रिवर और यहाँ आएगा रिवर इज इक्वल टू क्या रहेगा वेलोसिटी ऑफ मैन. अब यहाँ पर जैसे क्रॉस करेगा ये वैल्यू इधर है, ठीक. तो यहाँ पर जैसे जो क्रॉस कर रहा होगा जितनी वैल्यू उसने दे रखा होगा ये ऐसे क्रॉस करेगा ना. अगर उसने कोई स्पेसिफिक कंडीशन तो पूछी नहीं हमसे, तो ये इसकी नेट वेलोसिटी है, इसने ऐसे तैरना शुरू किया होगा ये मैन ने, और ये इधर नेट वेलोसिटी इसकी पहुंच रही है. एक दूसरे कैसे हैं, ये रिवर है और ये इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी एक दूसरे कैसे हैं, परपेंडिकुलर है ना. पता कैसे चलेगा कि अब मतलब शॉर्टेड डिस्टेंस वाला केस? नहीं, उसने ऐसा हमसे कुछ नहीं कहा. तो अब तुम कैसे इसको कंक्लूजन पर पहुंच सकते हो कि क्या वैल्यू हो सकती है. अब जैसे मान लो एक कंडीशन ये बनती जा करके कि वो मतलब ऐसे तैरना शुरू करता, ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन होगी, ये वेलोसिटी ऑफ रहती मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर और ये रहती वेलोसिटी ऑफ रिवर. तो अब इन किसी भी कंडीशन में देखिए, अब आपको ये देखना है कि इसमें हमें कहीं एंगल तो दे नहीं रखा कितने एंगल पर पहुंच रहा है जा करके. तो हमने जैसा नॉर्मल तरीका ये लगाया वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर. हमसे पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ मैन बताइए, ये वैल्यू इधर आई. अगर मान लीजिए कुछ एंगल उसने दिया होता तो हम तो कहते हैं भाई इसने ऐसे करना शुरू किया, नेट वेलोसिटी उसके कितने एंगल पर पहुंच रही जाकर, वो हमें कहीं उसने दे नहीं रखा है. या हमसे ये कहता है कि रिजल्टेंट वेलोसिटी मैन की इतनी बताइए क्या होगी, मैन कितनी दे रखी है, रिवर कितनी दे रखी है. तब भी हम एक बार कंक्लूजन निकालते हैं मैन इधर जा रहा है, रिवर इधर, नेट वेलोसिटी इधर आ गई, वो भी नहीं कह रहा है. तो इस इंफॉर्मेशन से एक ही चांसेस तो लगता है कि उसने ऐसे तैरना शुरू किया होगा तो ये परपेंडिकुलर जा रहा है रिवर के. बस वही कहानी बन गई. एक दूसरे कैसे हैं, परपेंडिकुलर. तो वेलोसिटी ऑफ मैन नेट वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये वैल्यू रखी 9 का स्क्वायर करेंगे और वो वैल्यू रखी 6, तो करेंगे 6 का स्क्वायर. 9 का स्क्वायर किया 81 आया और 6 स्क्वायर किया 36 आया. 6 1 7 और 8 3 11. नेट वेलोसिटी ऑफ मैन जो आ रही है अंडर रूट 117. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 76 लिखा x denotes displacement in time t and x is equal to a cos t, then acceleration क्या रहेगा ये बताना है आप लोगों को. क्वेश्चन नंबर 76 x is equal to a cos t. तो एक्सेलरेशन क्या करते हैं, पहले हम वेलोसिटी निकाल लेंगे, वेलोसिटी को फिर डिफरेंशिएट करेंगे, क्या पता चलेगा एक्सेलरेशन. तो इसको पहले डिफरेंशिएट किया हम लोगों ने, ये आ रहा dx/dt. cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन टी, ये रहता है ना. तो ये वैल्यू है कि माइनस ए लिखा है यहाँ पर,
ये हो गया a sin t। अब वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, पता चलेगा एक्सेलरेशन। अब ये माइनस साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, तो ये माइनस पहले से लगा हुआ है तो माइनस cos t। आंसर क्या होगा? माइनस a cos t। बल्कि डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, तो एक्सेलरेशन विल बी माइनस a cos t। कह रहा इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज जीरो द डिस्टेंस कवर्ड। अब डिस्प्लेसमेंट जीरो कह रहा है तो डिस्टेंस क्या हो सकती है भाई? अगर मान लो नहीं चल रहा हो तो डिस्टेंस भी जीरो, अगर चल रहा हो तो डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती है। और अगर चल रहा है तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है तो डिस्टेंस मे और मे नॉट बी जीरो। 78 कह रहा है इफ द डिस्टेंस कवर्ड इज जीरो। अगर डिस्टेंस ही जीरो हो तो डिस्टेंस जीरो कब हो सकती है भाई? हम लोग नहीं जाना, अगर जरा भी चलेगा अपनी जगह से, अगर हिला भी थोड़ा तो डिस्टेंस आ जाएगा। अब बिल्कुल नहीं चल रहा है तो इसका डिस्टेंस कितना है? जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा? जीरो। ऑब्वियस बात है डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी जीरो। 79 द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ वेलोसिटी टू स्पीड वैसा ही रहेगा जैसे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रहता है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा? या तो 1 रहेगा या 1 से कम रहेगा, इक्वल टू और लेस देन 1। 80 a body displaces through 30 मीटर ईस्टवर्ड। ईस्ट मतलब कितना हो गया? I कैप 30 I कैप, देन 20 मीटर नॉर्थवर्ड। नॉर्थ मतलब क्या हो गया? J कैप। टोटल डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे परपेंडिकुलर हुए ना, अंडर रूट 30 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। 30 के स्क्वायर करें कितना आएगा? 900। 20 के स्क्वायर किया 400, कितना आ गया? 1300। 100 का 10 बाहर कर लिया, 10 रूट 13। 81 द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड। तो हम लोगों ने पढ़ा था एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड तभी बराबर होंगे जब कैसा चल रहा होगा? स्ट्रेट लाइन में। ठीक, तो वही ऑप्शन हो जाएगा अपना इन द सेम डायरेक्शन में, दैट इज स्ट्रेट लाइन। तो ये हो गया प्रथम अध्याय समाप्त। अब ज़्यादा हम अपनी तरफ से अगर सॉल्व करेंगे तो इतना नहीं हो सकता। आपने अगर कुछ सॉल्व किया हो, जो कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। जो भी आपने सॉल्व किया हो और आपको लगता है कि नहीं ये सर 73 एक बार फिर से बताएं। इसी से सर 73 हम ध्यान रखिए, देखिए इसमें क्या रहता है कि कंपोनेंट आ जाएंगे ना, जैसे ये है, इसका कंपोनेंट इधर आएगा cos में, ये एंगल थीटा बना रखा है। जो एक्सेलरेशन है उसका भी यही रहेगा। और टाइम का फॉर्मूला रहता है जाकर के 2h/g। अब पता h का इधर cos थीटा आया और g का इधर cos थीटा है, cos थीटा कट जाएंगे, फिर से वही वैल्यू आ जाएगी। अगर मान लीजिए इधर करें, ये एंगल रहेगा अल्फा, तो जितना h के साथ आएगा उतना g के साथ आएगा, दोनों क्या होगा? डिवाइड हो जाएंगे। तो टाइम हमेशा किसी भी रास्ते से जाए वो सब क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक और कल का टेस्ट दीजिए।